गाइस, अगर आप गुजरात टूल रूम्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, इन्वेस्टेड नहीं हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा अलर्टिंग हो सकता है कि कभी कभी डेटाज जो होते हैं कहीं कहीं गलत दिखाते हैं और उसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है वो चेंज हो सकती है। अब इस स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने बताया था कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप का ये स्टॉक है, जो इसका बिजनेस है वो भी रिस्की है। बस ये डेट फ्री है तो थोड़ा सा कम रिस्की हो जाता है, लेकिन अभी इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी निल है। ओके, और इसका डिविडेंड देख सकते हैं, डिविडेंड कितना ज़्यादा है। रिसेंटली ही इस 12 रुपए के स्टॉक वाली कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया था, आई थिंक जून में। आप चेक कर लेना। लेकिन 12 रुपए के शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड, आप इमेजिन कर सकते हो लोगों ने हज़ारों हज़ार में इससे क्वांटिटी में लिया होगा, राइट? अगर कम भी लिया होगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर इतना ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, मतलब उनके पास ग्रोथ प्लान जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या तो नहीं होते। ये हो गया पहला पॉइंट। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा गलत हो सकता है, उस पे आते हैं। तो देखिए, जनरली जिनका टारगेट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का होता है, डिकेड्स का होता है, वो इस तरह की छोटी कंपनी में रिस्क लेते हैं। ओके, इस तरह की छोटी कंपनी में किस तरह से रिस्क लेते हैं? मान लो 10 कंपनीज में उन्होंने इस तरह से रिस्क लिया, उसमें से एक या दो भी अगर मल्टी बैगर बन गई तो ये बाकी कंपनीज जो लॉस देंगी उनको कवर करते हुए ये दोनों कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर देंगी। तो ये सिंपल सा प्लान होता है कुछ इन्वेस्टर्स का जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं मार्केट में उनका। तो वो प्रिफर करते हैं इस तरह की डेट फ्री वाली ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का। अब यहाँ पे देखिए, पूरी तरह से ये रिस्की नहीं है। यहाँ पे FII हमको दिख रही है आते हुए, जो कि कहाँ से आया है? ऑब्वियसली यहीं से, क्योंकि और किसी के पास तो स्टेक है ही नहीं, राइट? तो ये कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही आएगा। तो यहाँ पे FII एंटर करती हुई दिखी है, जो कि बस इकलौती एक छोटी सी पॉजिटिव चीज़ है। और जो हम डिविडेंड की बात कर रहे थे वो अप्रैल में आया था। यहाँ पे देख सकते अप्रैल 19, 2024 में 1 रुपए का डिविडेंड आया था। अब इस स्टॉक में लोग इंटरेस्टेड क्यों होंगे? देखिए, यहाँ पे सेल्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह तो जो भी है हम लोग देख लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमको एक नज़र से पता चल रहा है कि ये जो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट में आते हैं। यहाँ पे देखिए, सेम सेम सेम। अब यहाँ पे प्रॉफिट डबल हुआ, डबल से पता नहीं कितना, बहुत ज़्यादा गुना, फिर यहाँ से और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ से ये कम होता हुआ दिख रहा है, राइट? किसका डेटा है ये? देखिए, जून का डेटा जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि आधा हो गया। ओके, लेकिन जब मैंने स्टॉक एज में चेक किया, एक दूसरे ऐप में चेक किया, तो आप देखेंगे यहाँ नेट सेल्स देखिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन स्क्रीनर पे क्या हुआ था? वो डिक्रीज करके दिखा रहा था। तो नेट सेल्स हम लोग चेक करेंगे, लेकिन जो हमने जस्ट अभी देखा वो है इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो ये देखिए, ये भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वहाँ पे क्या दिखा रहा था? पिछला तो 54 करोड़ का दिखा रहा है, लेकिन अगला जो है इसके बाद वाला वो दिखा रहा है 23 या 22 करोड़ का, जो कि हुआ है 186 यहाँ पे। और ये क्या देख रहे हैं हम लोग? कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। और ये मैंने वेरीफाई किया मिंट में भी, गूगल में जाके, दूसरे वेबसाइट्स पे भी, और ये डेटा मुझे सही दिखा। आप थोड़ा सा रिसर्च करना और बताना कि क्या ये डेटा सही है या फिर ये जो स्क्रीनर पे दिख रहा है ये सही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। जो कंपनी इतनी हैवी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, उस कंपनी में क्यों ना कोई इंटरेस्टेड हो, वो भी इस तरह के फॉल के बाद। अभी अगर आप इसे अपने ब्रोकर के चार्ट में जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा मूविंग एवरेज होता है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग नंबर्स के होते हैं, राइट? लेकिन हम लोग जनरली कौन सा लगा के रखते हैं? या तो हम लोग 20 डेज़ का, या तो 10 डेज़ का, या तो 50 डेज़ का। उसके बाद हम लोग 100 डेज़ एंड 200 डेज़ के मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर होते हैं ये लगा के रखते हैं। ठीक है, और इसमें 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कई सारे लोगों के लिए। तो ये इसका 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो लगभग यहाँ पे है। तो अभी इसका प्राइस 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं गया। अगर आप इसे मंथली कैंडल में देखोगे, ठीक है, मंथली कैंडल वाले चार्ट में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे भी अभी ये नहीं गया है, इस पे आया भी नहीं है। ठीक है, तो अभी भी कई सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। बार बार बोलूँगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, प्योर रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी पता चल रहा है और जिस तरह से यहाँ से फॉल आया है इसमें भी आपको पता चलेगा। अब देखिए, एक और मैं आपको वार्निंग देता हूँ, कभी भी किसी भी
बड़े छोटे किसी भी एनालिस्ट का, किसी भी चैनल का, किसी भी न्यूज़ चैनल का सजेशन देख के ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप इस स्टॉक का नाम सर्च कर लेना यूट्यूब वगैरह में, आपको देखिए एक नाम बताता हूँ, बहुत ही फेमस, मनी कंट्रोल। ठीक है, मैं अब जैसे लिख रहा हूँ आप समझ जाओ, मनी कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, हर कोई जानता है। ये एक वेबसाइट है, इसके वीडियोस भी आते हैं। अब आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, सॉरी, इनके यूट्यूब चैनल में जाके अगर गुजरात टूल रूम्स के वीडियो सर्च करोगे तो इन्होंने पता है इसे कहाँ पे सजेस्ट किया था? इन्होंने इसे सजेस्ट किया था यहाँ पे 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को इन्होंने सजेस्ट किया था। एक्चुअली इन्होंने नहीं सजेस्ट किया था, इन्होंने किसी एनालिस्ट के सजेशन को अपने वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पूरी तरह से इनके ऊपर नहीं ये आ सकता, लेकिन किसी एनालिस्ट ने यहाँ पे सजेस्ट किया था 8 दिसंबर को, जब ये स्टॉक यहाँ कहीं पे था, 40 समथिंग पे था। ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पे कहीं पे। तो यहाँ पे इन्होंने इसका अंदाजा लगाया था, आई थिंक 70 रुपीज या इससे भी ऊपर का टारगेट इन्होंने दिया था। और एक जो अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि 33 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था। ठीक है, तो 33 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे लोगों ने यहाँ पे मतलब ऊपर में एंट्री करके 33 के स्टॉप लॉस में एग्जिट कर लिया होगा, तो वो बच गए होंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने अगर बाई चांस इनका ये टारगेट देख के, जो कि ट्रेडर्स के लिए था, अगर ये टारगेट देख के यहाँ पे एंट्री की होगी, तो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि 40 रुपए के स्टॉक को वो लोग 12 रुपए पे कैसे अपने आप, मतलब कैसे अपने पोर्टफोलियो में बेयर कर रहे होंगे, कैसे होल्ड कर रहे होंगे। ये करके देखना, आप सर्च करना मनी कंट्रोल के यूट्यूब चैनल पे जाके गुजरात टूल रूम्स का वीडियो सर्च करना। अब देखिए, ये सब बता के मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्टॉक ख़राब है या ये स्टॉक अच्छा है, मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा। सबकी पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, आप किस तरह के इन्वेस्टर हो उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इसमें रिस्क ले रहा हूं, और ऐसा ही रिस्क ले रहा हूं जैसे मैंने आपको बोला ना कि 10 स्टॉक लो, उसमें से 2 भी चल जाए, 1 भी चल जाए, तो उस तरह के रिस्क टेकिंग पोर्टफोलियो में बोल सकते हैं ये स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। और मैं इसे बेच नहीं रहा, मैं इसे एवरेजिंग का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अगेन उसी तरह से बहुत छोटी क्वांटिटी में, अराउंड 10-11 रुपए के आसपास, जो कि बहुत इजीली ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कंपनी डूब जाती है तो मेरे वो छोटी क्वांटिटी वाले अमाउंट जो है वो डूब जाएगा, लेकिन अगर ये चल जाता है तो मेरा पैसा बहुत अच्छे अमाउंट में मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह की एंट्रीज को बोल सकते हैं, जो बहुत लोग बोलते हैं ना, जो शेयर मार्केट में नहीं होते लेकिन शेयर मार्केट को देख के बोलते हैं कि यह सट्टा है। तो यस, ये इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं वो सट्टेबाजी होती है। और अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो इस तरह के स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए।